हेलो गाइस, दिस इज़ महेश सोनी, डायरेक्टर महिंद्रा लॉ इंस्टीट्यूट। और आज हम लोग पढ़ेंगे सेक्शन 9 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट, जो आपका डील करता है आइडेंटिफिकेशन के साथ। अब आइडेंटिफिकेशन किस चीज़ की हो सकती है और किस तरीके से करी जाएगी, उसका मैं स्टार्ट करता हूँ एक एग्जांपल के थ्रू। जैसे हो सकता है कि मतलब आपकी घड़ी चोरी हो गई है, तो आप उसकी रिपोर्ट दर्ज करवाएंगे। जैसे मतलब एफआईआर आपने करवा दी कि मेरी ऐसे ऐसे सोनाटा कंपनी की या फिर एनी अदर किसी भी आपके ब्रांड का कोई भी वॉच थी और कल शाम को मेरे घर से चोरी हो गई थी। अब वो पुलिस वाले पूछेंगे कि किस कलर में थी। अब उस तरीके की जितनी भी घड़ियाँ चोरी होने के रिगार्डिंग जो पहले आपके केसेस आए होंगे, तो पुलिस वाले क्या करते हैं कि वहाँ से उन सारी घड़ियों को उठा के आपके सामने है जो रखवा देगा। वो कोर्ट में जैसे भी होगा प्रोड्यूस करवाएंगे, तो वहाँ पे आप अपनी घड़ी को पहचान लेंगे। एक तो ये चीज़ है। दूसरा ये रहता है कि आप एक्यूज़ के रिगार्डिंग मतलब पुलिस आपसे पूछताछ करती है कि आप क्या उस बंदे को पहचान लेंगे कि जो बंदा यहाँ पे चोरी करने आया था वो। अब सेक्शन के लिए एक मैं बता दूं कि डायरेक्टली जिस पर्सन को आप पहचानते हो उसके रिगार्डिंग आपका हो सकता है कि जनरली वो सेक्शन आपकी टेस्ट आइडेंटिफिकेशन पीरियड के लिए आपकी एप्लीकेबिलिटी ना रखे, क्योंकि पहचान उन्हीं के लिए करवाई जाती है जो आप नहीं जानते हो बाई फेस। अब जानते हो तो उसका नाम ही दर्ज करवा दोगे, सीधा सिंपल सी बात है। तो जहाँ पे आप उसको नहीं जानते, तो पुलिस वाले पूछेंगे किस तरीके से वो पर्सन आपके कपड़े पहन के आया था, कितनी हाइट का था, या फिर उसके बाल कैसे थे, या फिर आप कोई भी मतलब आइडेंटिफिकेशन के लिए कोई भी मार्क वगैरह कुछ भी पूछ सकते हैं कि आपने क्या चीज़ वहाँ पे उसको देखी थी, तो उसके रिगार्डिंग हो सकता है। तो जैसे मतलब आपके घर में चोरी होगी तो आप किसी पड़ोसी पे जैसे रखते हैं ना कि शक हुआ है मेरे को कि हाँ यहाँ पड़ोसी के ऊपर शक है जी, उसने हो सकता है कि चुराई हो, लेकिन 100% मैं श्योर नहीं हूँ। तो उसके रिगार्डिंग क्या करेगा कि मतलब जितने भी बंदे वहाँ पे होंगे ना, जिन जिन को सस्पेक्टेड पर्सन मानेंगे, उन सबको वहाँ पे बुला लेंगे। अब बुलाने के बाद वहाँ पे आपकी टीआईपी करवा देंगे कि इनमें पहचानो जी कौन सा वो पर्सन है जिसने वो चोरी करी थी आपके घर में। तो इस तरीके से मतलब कि सेक्शन 9 है जो वो एग्जिस्टेंस में आपके सामने आएगा। अब सेक्शन 9 आपका जनरली बता रहा है कि वो फैक्ट आपके जो ज़रूरी हो जाते हैं किसी भी रेलेवेंट फैक्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए या फिर उसको प्रॉपरली एक्सप्लेन करने के लिए। तो जो भी आप फैक्ट्स लेके आओगे, जैसे मतलब कि आपने चीज़ पहचान ली, कोई थिंग्स की आइडेंटिफिकेशन कर ली, किसी पर्सन को पहचान लिया, तो वो भी अपने आप में एक फैक्ट है। अब इसके अंदर कुछ फैक्ट्स आपके एक्स्ट्रा दे रखे हैं कि क्या क्या चीज़ें आपकी होंगी जिनको आपने प्रॉपरली वहाँ पे बताना पड़ेगा। इनमें से कोई भी चीज़ बताओगे तो वो आपका एक रेलेवेंट फैक्ट हो जाएगा उस मेन फैक्ट के साथ जुड़ के। तो क्या है इसके अंदर आपका देखेंगे इस सेक्शन के अंदर। सबसे पहले लिखा है फैक्ट्स, आपके जो भी फैक्ट्स हैं वो नेसेसरी टू एक्सप्लेन और इंट्रोड्यूस द रेलेवेंट फैक्ट। रेलेवेंट फैक्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए, उसको एक्सप्लेन करने के पर्पज से जो भी आपके फैक्ट्स जो कि नेसेसरी हैं उनकी बात कर रहे हैं। तो फैक्ट्स नेसेसरी टू एक्सप्लेन और इंट्रोड्यूस ए फैक्ट एन इशू और रेलेवेंट फैक्ट और विच सपोर्ट और रिबट। इनके अंदर ना आप नंबरिंग लगाते रहना कि 1 2 3 4 आपकी बनती रहेगी। जैसे कि मतलब कोई ऐसा फैक्ट जो कि एक्सप्लेन और इंट्रोड्यूस करता हो, ये आपका नंबर 1 हो गया। दूसरा बात करता है कि सपोर्ट और रिबट करने वाले जो भी फैक्ट्स होंगे, दो चीज़ें आएंगी इसके अंदर आपकी, सपोर्ट करेगा या रिबट। रिबट होता है मतलब कि किसी की बात जो कि आपकी एक तरीके से, अब इसमें एक वर्ड यूज हो रखा है देखो, इन्फ्रेंस। इन्फ्रेंस होता है कि कोर्ट ने उस बात के ऊपर क्या निष्कर्ष निकाला, अब उस निष्कर्ष को क्या करेंगे वो सपोर्ट करेगा या तो, या फिर उसको पलट देगा, उसके अगेंस्ट में अपने एविडेंस देने हैं। तो जो अगेंस्ट में दिए जाएंगे वो रिबटेबल होगा, जो कि रिबट करेगा, और जो सपोर्ट करेगा मतलब उसी के फेवर में होगा तो वो आपका सपोर्ट करने वाले होंगे। Rebut an inference suggested by the fact in issue or relevant fact or which establishes the identity of the things or the person whose identity is relevant। तो नंबर 1 आपका एक्सप्लेन और इंट्रोड्यूस था, दूसरा सपोर्ट और रिबट था, थर्ड आपका एस्टेब्लिशमेंट के रिगार्डिंग बात करता है किसी भी थिंग की या फिर किसी भी पर्सन की आइडेंटिटी को स्टैब्लिश करने वाले फैक्ट। और फिक्स द टाइम और प्लेस, जहाँ पे टाइम और फिक्स आपका होगा कि जिस जगह पे ये आपका फैक्ट एंड इशू रेलेवेंट फैक्ट जो है वो हैपन हुआ था, उसके रिगार्डिंग यहाँ पे बता रहे हैं कि वो कौन सा टाइम और प्लेस है, उसके एविडेंसेस देंगे। एंड द रिलेशन, मतलब आपकी कुछ ऐसे फैक्ट जो कि शोज द रिलेशन ऑफ द पार्टीज। रिलेशन ऑफ द पार्टीज आपका सेक्शन नंबर 32 के क्लॉज 5 में भी है, और 5 आपका जो सेक्शन 50 है उनमें भी कहीं ना कहीं जिक्र कर रखा, तो एक बार उनको भी बाद में देख लेंगे। तो इसके अंदर ऐसा कोई भी फैक्ट जो कि उस पार्टीज के रिलेशन को शो करता हो, इसके रिगार्डिंग होगा। आर रेलेवेंट इन सो फार एज दे आर नेसेसरी फॉर दैट पर्पज। जितना भी उस फैक्ट को इस्टेब्लिश करने के लिए या फिर उसको प्रूव करने के लिए जितने फैक्ट्स आपके जरूरी होंगे उस एक्सटेंट तक यहाँ पे वो रेलेवेंसी रख लेंगे। तो ये तो थी आपकी एक जनरल बेरेट की लैंग्वेज। अगर डिटेल में जाते हैं तो एक एक पॉइंट वाइज हम लोग इसको समझेंगे। तो पहले एक मैं जनरल साइन आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ, 2 3 पहले एग्जांपल समझेंगे, उनको फिर सेट करते जाएंगे कि नंबर ये 1 में जा रहा है, ये नंबर 2 में जा रहा है, 3 में जा रहा है। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो टीआईपी है आपकी टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड, वो आपकी सीआरपीसी में भी आपकी
बताई गई है कि किसी भी अरेस्टेड पर्सन वगैरह होंगे जो भी अरेस्ट कर रखे हैं उन पर्सन्स की आपने क्या करनी पड़ेगी, वहाँ आइडेंटिफाई है जो करना पड़ता है। तो उनके रिगार्डिंग आपका सेक्शन नंबर 54 और ए उसका बड़ा जो आपका नया ऐड हुआ है उसकी बात कर रहा है। तो वो सेक्शन आपका टीआईपी के रिगार्डिंग बता रहा है। टीआईपी प्लस यहाँ पे उसकी नीचे कमेंट के अंदर लिखा हुआ है वीआईपी के रिगार्डिंग भी। वीआईपी आपकी होती है वॉइस आइडेंटिफिकेशन परेड, ये भी चीज़ हो सकती है। उसके बाद आपकी फ़ोटो के रिगार्डिंग भी उसको पूछा जा सकता है कि फ़ोटो दिखा के उससे पूछ लेंगे उसके आइडेंटिटी की यही पर्सन है कि नहीं है। थिंग्स की हो सकती है, कोई भी चीज़ दिखा देंगे कि हाँ यही आपकी चीज़ है कि नहीं है। इसके ऊपर भी एक इंपॉर्टेंट सा केस आएगा, मैं आपको बता दूंगा बाद में, दूधनाथ पांडे वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का केस हो सकता था, तो उसके रिगार्डिंग आपकी चीज़ें बता रहे हैं। तो जनरल पहले देखते हैं, उसके बाद डिटेल में और देखेंगे विद केस लॉस। अब जहाँ पे मैं एक चीज़ बता रहा हूँ इसके अंदर एक कि कोई भी मतलब आप लेके चलिए ऐसा कोई फैक्ट आप प्रोड्यूस कर देते हैं जो कि मेन फैक्ट इन इशू या फिर रेलेवेंट फैक्ट को, पहली चीज़ क्या बता रहा है इसके अंदर आपका एक्सप्लेन या फिर इंट्रोड्यूस करता हो। इसका एग्जांपल पहले लेके चलेंगे। अब इसके अंदर आपकी एक चीज़ आ जाती है जैसे कि मतलब ऐसा कोई भी फैक्ट आया आपके सामने जिसके अंदर कुछ आपकी नई चीज़ें आ रही है, मतलब उसके अंदर क्या रहेगा कि जैसे ए पर्सन है कोई, उसके ऊपर चार्जेस लगे हैं कि उसने बी का मर्डर कर दिया, उसको मार दिया, उसके रिगार्डिंग उसके ऊपर चार्ज लगे हुए हैं। जबकि जो ए पर्सन था वो तो दिल्ली में रहता है और जो बी पर्सन था जिसका मर्डर हुआ वो कैलकाटा में रह रहा है आपका, जो कोलकाता भी बोलते हैं, तो कोलकाता के अंदर वो बंदा रह रहा है। तो जनरली कोर्ट यहाँ से इन्फ्रेंस क्या करेगा कि एक ए बंदा बी का स्पेशल मर्डर करने के लिए कोलकाता जाएगा, तो वहाँ पे कोर्ट बोल भी सकता है कि ये क्या मतलब आप इररिलेवेंट सा केस लेके आ गए हो कि जिससे यहाँ पे मतलब कोई निष्कर्ष निकलता ही नहीं है कि ए पर्सन स्पेशली मर्डर करने के लिए कलकत्ता जाएगा, उसके बाद यहाँ पे कोई रिलेशन नहीं बन रहा है, पार्टीज आपस में किस तरीके से कनेक्शन बना के बैठी है, उसके रिगार्डिंग आप कुछ फैक्ट लेके आइए, तब मान लेंगे कि हाँ हो सकता है कि बी का मर्डर हुआ है। तो इसके रिगार्डिंग आपके कुछ फैक्ट ऐसे प्रोड्यूस हुआ है कोर्ट के अंदर कि जहाँ से लगा कि ए पर्सन है ना, उसने बी से क्या किया था कि ऑनलाइन कोई कॉस्टली चीज़ थी जो कलकत्ता में स्पेशलिस्ट थी, वो चीज़ आपने दिल्ली में मंगवा ली। अब वो जो बी पर्सन था उसने क्या चीज़ भेजी, उसकी काउंटरफिट कोई भी चीज़ भेज दी, नकली आप सामान भेज रहे हो। प्लस ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के अंदर ए पर्सन ने उसको 2 लाख रुपए ट्रांसफ़र भी कर दिए थे, मतलब 2 लाख भी दे चुके और प्लस उसको काउंटरफिट चीज़ मिली है, 2 लाख का नुकसान भी हुआ और वो चीज़ भी उसको नहीं मिल रही है। तो इस गुस्से के अंदर इस पर्सन ए ने क्या किया, वहाँ पे जाके उसका मर्डर है जो करके आ गया। या फिर इसके अंदर ऐसा हो सकता है कि मतलब जो ए और बी पर्सन थे, अब दोनों के दोनों जो पर्सन थे वो कैलकाटा में ही रहते थे, ए कैलकाटा में जाके पढ़ाई कर रहा था और बी वहीं का लोकल है, तो दोनों एक पीजी में रहते हैं एक ही रूम के अंदर। तो वहाँ पे जो बी पर्सन था उसने ए से कुछ पैसे उधार लिए थे, अब वो पैसे वापस नहीं कर रहा है और बार बार इसको धमकी भी दे रहा है कि मैं तेरे को मरवा दूंगा, या फिर ऐसा कुछ बार बार अगर पुलिस को आप इन्फॉर्मेशन दोगे इसके रिगार्डिंग तो मैं आपके बच्चे को उठवा दूंगा, ऐसा कुछ कर दूंगा, ऐसे हम यहाँ पे ये धमकी दे रहा था। तो ए पर्सन ने इस वजह से इसका मर्डर है जो कर दिया था वहाँ जाके, या फिर सुपारी देके किसी और से करवा सकता है। तो इस तरीके का जब भी आप मतलब फैक्ट नया कोर्ट के अंदर लेके आए तो नई बात यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो रही है कोर्ट के अंदर कि हाँ क्यों इसने ये मर्डर किया, किस तरीके से कर रखा है, एक तो ये चीज़ आपके नई इंट्रोड्यूस होगी। दूसरी बात ये चीज़ शो हो रही है यहाँ पे कि ए और बी का पुराना यहाँ पे कोई ना कोई संबंध था जिस वजह से उन्होंने ए ने बी की हत्या कर दी। या फिर हो सकता है कि इसी मर्डर को एक्सप्लेन करता हो प्रॉपरली ये फैक्ट कि क्यों मर्डर कर रखा है। एक तो पुरानी रंजिश थी जी, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रखी है, पैसे ऑनलाइन उसने पैसे एडवांस में दिए थे जबकि उसको सामान कौन सा मिला, काउंटरफिट उसको सामान मिल रखा है, तो उस केस के अंदर बी की जो है हत्या कर दी ए ने। तो इस तरीके के फैक्ट जब भी आएंगे तो वो मेन फैक्ट जो कि मतलब ए के ऊपर यहाँ पे क्या था, चार्ज लगे थे कि इसने बी की हत्या कर रखी है, तो इस चार्ज को एक्सप्लेन करता है ये कि हाँ प्रॉपरली उसको एक्सप्लेन करने में हेल्प कर रहा है, एक चीज़ हो सकती है। दूसरी यहाँ पे कि इसको आपने क्या कर दिया, इसके मर्डर को एक्सप्लेन कर रहा है कि हाँ ये किस तरीके से हत्या की गई है। तो इस तरीके की जो आपकी चीज़ आएंगी ये आपके इंट्रोडक्टरी और एक्सप्लेनेटरी फैक्ट बन जाएगा बाद में, जो कि रेलेवेंट रहेगा इस केस के रिलेशन में। अब इस तरीके की चीज़ आ जाती है। कई बार एक्सप्लेनेशन के अंदर आपका कुछ केसेस ऐसे आ जाते हैं जैसे मतलब कि एक पर्टिकुलर लोकेलिटी है और वहाँ पे राइट्स वगैरह कुछ हो रखे हैं। अब राइट्स वगैरह क्या होंगी, जैसे कि मतलब दंगे जैसे 146 की बात करते हो आईपीसी में, तो उनके रिगार्डिंग बात हो रही है। कुछ भी मतलब आपका इसका बलवा वगैरह कुछ होता हो ऐसा, तो हिंदी में इसको बलवा बोलते हैं जैसे। तो वहाँ पे क्या हो रहा है कि किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर यहाँ पे क्या हो रहा है, राइट्स वगैरह हो रहे हैं। तो उस लोकेलिटी के साइड में कुछ बंदे हो सकते हैं जो कि मतलब उस साइड भीड़ जो थे उसकी साइड भीड़ को बोल रहे थे, या फिर भीड़ को देखने के बाद वो बंदे बोल रहे थे कि उनके अंदर चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं कि कहीं किसी पर्टिकुलर बंदे का नाम लेते हो कि ए बंदा उसके अंदर
इन्वॉल्व था, उसने ऐसा कर दिया, उसने किसी और बंदे को मार दिया है, तो ये वाली जो स्टेटमेंट होगी इसको यहाँ पे कहीं ना कहीं एक्सप्लेन कर रहा है कि कहीं ना कहीं वहाँ आपका राइट्स वगैरह कुछ दंगे आपका बलवा वगैरह हुआ है। तो इस तरीके की चीज़ें आपकी किसी भी फैक्ट और फैक्ट इन इशू को, मतलब जो आपका रेलेवेंट फैक्ट है और फैक्ट इन इशू को यहाँ पे कुछ ना कुछ तरीके से एक्सप्लेन है जो कर रहा है। तो ये आपका फर्स्ट वाला पॉइंट होगा कि जहाँ पे एक्सप्लेन और इंट्रोड्यूस की बात करते हो। अब सेकंड वाला पॉइंट आपका आ जाता है जिसके अंदर आपका बता रहा है कि ऐसा फैक्ट जो कि सपोर्ट और रिबट कर दे जो इन्फ्रेंस निकाला था कोर्ट ने। ये वाला पॉइंट, इन्फ्रेंस होता है आपका निष्कर्ष निकाल लेना। अब कोर्ट क्या करती है, जैसे निष्कर्ष के अंदर अगर सबसे कॉमन जो आप देखते हो मूवी वगैरह में, वो क्या करते हैं कि ए एक पर्सन है, उसके घर में बी सर्वेंट रखा हुआ है और किसी सी पर्सन ने आके जनरली ए की हत्या कर दी। अब क्या कर रहा है कि ए पर्सन ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, बी उसका सर्वेंट है और सी आपका अननोन कोई भी पर्सन है, उसने आके ए की हत्या कर दी और उसी टाइम से जो सर्वेंट था वो गायब हो रहा है, अपने गांव में चला गया। तो डायरेक्टली कोर्ट यहाँ पे क्या निष्कर्ष निकालेगी हमेशा सबसे पहले कि बी ही पर्सन वो है जिसने ए की हत्या करी है और वो अपने गाँव में भाग गया। ये यहाँ पे क्या रहेगा, कोर्ट का इन्फ्रेंस बोला जाएगा। तो इसी को बोलते हैं कि किसी भी फैक्ट में से निकाला गया कोर्ट का निष्कर्ष, लेकिन इसको रिबट करना और उसको सपोर्ट करना। अब रिबट करने के लिए क्या रहेगा कि जो बी पर्सन है वो इस बात को प्रूव कर दे कि मेरे घर में किसी की तबीयत ख़राब थी, जिस तरह मतलब उसकी मम्मी है या फिर फादर की किसी की तबीयत ख़राब थी, तो इस वजह से मैं कहाँ पे था, हॉस्पिटल में था। और हॉस्पिटल की जो उसने रिसीट्स थी वो उसने कोर्ट के अंदर शो कर दी कि हाँ देखो जी, इस टाइम से लेके इस टाइम तक मैं कोर्ट के अंदर प्रूव कर रहा हूँ इस बात को कि हाँ ये किसी रजिस्टर्ड हॉस्पिटल है, उसने ये रिसिप्ट्स निकाल के दी हैं और वहाँ की जो जितने दिन मैं रहा हूँ उस दिन से लेके आज तक का टोटल मैं आपको बिलिंग वगैरह सारी चीज़ें आपको दिखा रहा हूँ। तो इस बात से कहीं ना कहीं क्या हो रही है कि कोर्ट का जो इन्फ्रेंस था कि बी ने वो मर्डर कर रखा है उसको यहाँ पे रीबट करा जा रहा है। तो इस तरीके के जो फैक्ट आएंगे वो, अब हो सकता था कि बी मतलब कि झूठा कोई डॉक्यूमेंट वगैरह कुछ बनवा के ले आया हॉस्पिटल से, तो इस बात का प्रूफ कैसे करेंगे कि दवाई वगैरह लेते हो, कोई ऐसा विटनेस ले आएंगे जो इस बात के प्रूफ देते हो, यहाँ पे प्रूफ देता होगा कि इसके घर में जिसका नाम ले रहा है कि हॉस्पिटल में वो दाखिल था तो वो बंदा रियल में वहाँ पे दाखिल था और एकदम से मैंने इसको फ़ोन करके बी को, डी पर्सन हो सकता है मतलब कि सर्वेंट के घर से कोई है, उस पर्सन के रिगार्डिंग बोला जा सकता है कि मैंने यहाँ पे इसको कॉल करके एकदम से बताई थी, तो इसको इतना टाइम नहीं मिला कि वो किसी और बंदे को पहले इन्फॉर्म करके जाता। तो ये जैसे बंदा इधर चला गया, पीछे से इसका मर्डर हुआ है जी, इस बात के यहाँ पे अगर प्रूफ दिए जा रहे हैं, डी इसकी स्टेटमेंट देता है कोर्ट के अंदर, तो ये क्या होगा यहाँ पे इस कोर्ट की जो इन्फ्रेंस था उसको यहाँ पे रिबट करने वाले फैक्ट आपके सामने आ गए, तो ये भी रेलेवेंट हो जाएगा उस केस के लिए। अब बात आती है आपकी कि सपोर्ट के रिगार्डिंग कौन सा, कि अगर बाई चांस मान के चलो कि ए का मर्डर हुआ और जो बी पर्सन है वो बस में आपका यहाँ पे क्या है ट्रैवल कर रहा है। अब ट्रैवल कर रहा है तो उस दौरान पे क्या कर रहे हैं कि वहाँ के कुछ लोग थे जो इस बी को देखते हैं कि वो क्या कर रहे हैं कि कुछ मास्क वगैरह लगा के बैठा हुआ है और घबराया हुआ है, वैसे कि हाँ लग रहा है उसको देखने से ही लोगों को लग रहा कि ये बी पर्सन है कुछ ना कुछ कांड करके आया। तो इस तरीके के जो भी फैक्ट आपके दिए जाएंगे तो ये आपके क्या कर रहे हैं उस कोर्ट की उस इन्फ्रेंस को यहाँ पे कहीं ना कहीं सपोर्ट करते हैं, तो ये भी आपके रेलेवेंट अब हो जाएंगे केस के अंदर। तो इस तरीके के फैक्ट आपके आते रहते हैं नॉर्मली इसके अंदर। उसके बाद आपका जिसके अंदर एक केस आता है जैसे मट्रू वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का केस है एक, उसको आप यहाँ पे लिख सकते हो जैसे MATRU, मट्रू वर्सेस यूपी का केस है। इस केस के अंदर क्या हो रहा है कि मतलब ए ने और बी ने दोनों ने साथ में जाके FIR करवाई है, मतलब ए और बी दो बंदे लेके चल रहा हूँ यहाँ पे। अब इस केस के अंदर आपका क्या है कि दोनों पर्सन जाके FIR करवा रहे हैं पुलिस में जाके। अब वो वहाँ पे क्या हो रहा है कि बट FIR है ना होने के बाद पुलिस को क्या डाउट हो रहा है कि जो पर्सन साथ में आया था, मतलब हो सकता है कि बी पर्सन यहाँ पे एक विक्टिम है और ए उसका साथी है। ए तो रियल में विक्टिम था जिसके ऊपर ऑफेंस हुआ और ए उसके साथ में गया था, जैसे मतलब नॉर्मली हो जाता है ना कि पुलिस थाने से जाने डरते हैं लोग, तो उस केस में किसी साथ में बंदे को लेके चले गए। अब जो ए पर्सन था उस पे पुलिस को यहाँ पे FIR होने के बाद शक होने लग जाता है कि ये भी कहीं ना कहीं उस ऑफेंस को कमिट करने में शामिल है। समझने की ट्राई करना कि ए और बी दो बंदे गए हैं FIR करवाने, जिसमें एक ए विक्टिम है और दूसरा पर्सन उसको बाइक पे बिठा के लेके गया। FIR होने के बाद जैसे जैसे मतलब अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करेगी पुलिस, तो उस ए पर्सन पे जो कि उसका साथी था ना, उस पर ही कहीं ना कहीं डाउट आना स्टार्ट हो जाता है ए पे कि इस पर्सन की इन्वॉल्वमेंट है उस ऑफेंस को कमिट होने में। तो इसके अंदर आपकी क्या चीज़ें हो रही है कि जनरली इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट, मतलब एक चीज़ तो ये हो रही है, मैं बता देता हूँ पहले प्रॉपर और एक्सप्लेनेशन, कि पुलिस को जब डाउट हुआ ना तो इस बात की नॉलेज इस ए को लगी थी कि हाँ पुलिस को कुछ ना कुछ मेरे बारे में पता लग गया है कि मैं इन्वॉल्व हूँ।
ये बात ए को पता लगते ही ये क्या कर रहा है कि 5 से 6 दिन के लिए वहाँ से गायब हो जाता है। तो इस गायब होने की बात के ऊपर स्टेटमेंट देती है सुप्रीम कोर्ट कि जब भी किसी पर्सन को ऐसा फील होता है ना कि मतलब उस पर डाउट किया जा रहा है, तो ऐसी ही पॉसिबिलिटी रहती है कि वो अपनी जगह या फिर घर शहर वगैरह छोड़ के कहीं और चला जाएगा डर के मारे। तो ये क्या है, एक नेचुरल फियर रहता है कि मुझ पे इस तरीके का बर्डन आएगा, मेरे को ना पकड़ लिया जाए। तो इस तरीके की केस के अंदर ये अगर सही में इन्वॉल्वमेंट थी उसकी, तो वो यहाँ पे लाइबल होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट साथ में ये भी बोलती है कि ये वाली बात हर केसेस के अंदर आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। अब हो जाता कई बार कि क्या हो रहा है कि आपको 1 तारीख को ही शादी में जाना पड़ा, उसी दिन यहाँ पे मर्डर हो गया, तो इसका मतलब हर केस के अंदर इन्फ्रेंस कोर्ट नहीं करके लेके चलेगी कि हाँ आपने ही मर्डर कर रखा है, कि जिस दिन आप मतलब कि मर्डर का आपके ऊपर डाउट हुआ उसी दिन से गायब हो गए, आपको तो पता ही नहीं था। तो हर केस के अंदर ये सिचुएशन अप्लाई नहीं करी जाएगी। जनरली रह जाता है कुछ केसेस के अंदर कि जहाँ पे पर्सन के ऊपर डाउट आएगा वो गायब होगा, इसका मतलब ये नहीं कि हर एक पर्सन ही गायब होगा तो उसको डर ही लग रहा है। तो ये सुप्रीम कोर्ट इस केस के अंदर बोल रही है। अब इसके अंदर आपका पॉइंट नंबर आता है थर्ड वन किसकी बात कर रहा है, आइडेंटिटी ऑफ द पर्सन और थिंग्स। ऐसी कोई भी चीज़ जो कि आपके किसी पर्सन की आइडेंटिटी और थिंग की आइडेंटिटी को यहाँ पे एक्सप्लेन या फिर इस तरीके से मतलब उसको आप बताते हो, तो वह सारी चीज़ें आपकी, वो फैक्ट आपके रेलेवेंट होंगे। अब इसके अंदर कुछ ऐसा एक एग्जांपल है आइडेंटिटी के रिगार्डिंग कि एक ए बच्ची है, चाइल्ड है आपकी माइनर, उसकी मदर एम का मर्डर हो जाता है। मर्डर होता है तो ये क्या करती है, एफआईआर करवाएगी। एफआईआर होने के बाद पुलिस ने जब इंक्वेस्ट रिपोर्ट वगैरह या फिर इस तरीके की कुछ चीज़ें ले रहा है, अब ये मर्डर जो हो रहा है ना वो उसका हुआ था जला के। मतलब अगर स्टार्टिंग से एग्जांपल दोबारा समझने की ट्राई करें तो इसके अंदर आपकी क्या चीज़ें हैं कि कोई एक मान के चल रहा हूँ यहाँ पे एम नाम की मदर है जिसका जला के उसको मार दिया गया। अब जला के मारेंगे तो उसकी बॉडी और जो फेस है वो पूरी तरीके से आपका जल के ख़त्म हो रखा है, जिसको आप जनरली नहीं पहचान सकते कि ये कौन है। उसी दौरान यहाँ पे क्या हो रहा है कि उसकी जो बेटी थी चाइल्ड, उसने यहाँ पे एफआईआर करवाई थी। एफआईआर करवाई तो उस बेस पे जितने भी यहाँ पे मतलब कि उस तरीके की सिचुएशन आई थी कि जलाकर जितने आदमी मारे गए उन सबको यहाँ पे रख दिया। अब ये सारे पर्सन आपके यहाँ पे रखे गए हैं जिनको जला के मारा गया। अब इनमें से सी को बुलाया गया कि आप अपनी माँ को पहचान लीजिए कि ये कौन सी हैं। अब उसके रिगार्डिंग अगर हो सकता था ऐसी सिचुएशन कि उसकी मदर की बॉडी पे कहीं कमर वगैरह पे कोई ऐसा ऑपरेशन का या फिर पहले से ऐसा कोई टैटू था जिसके रिगार्डिंग सिर्फ इसी को पता था कि मेरी मम्मी की बॉडी पे ऐसा मार्क है, उसको उस लड़की ने क्या कर लिया, पहचान लिया। तो ऐसा कोई भी फैक्ट आया यहाँ पे जिसको वो लड़की क्या कर रही है, आइडेंटिफाई कर रही है, जिससे उस एम का पता लगाया गया कि हाँ ये एम ही है जिसका मर्डर हुआ है। तो ऐसी कोई चीज़ हो सकती है जिसके रिगार्डिंग वो पर्सन क्या कर रही थी, किसी पर्सन की यहाँ पे आइडेंटिफाई कर चुकी है। ये तो भाई आपकी आती है कि किसी विक्टिम पर्सन की, कि ये विक्टिम पर्सन को उसने पहचान लिया। अगर बात करें हम लोग इसके अंदर किसी एक्यूज पर्सन को पहचानने की, तो जो बच्ची थी सी, उसकी मदर को जलाने वाला जो पर्सन था ना ए, उस पर्सन के बारे में आइडेंटिफाई करेगी ये सी पर्सन की मेरी मम्मी को कोई पर्सन ऐसा आया था जो घर पे तेल डाल के मम्मी को जला के भाग गया। ये एफआईआर में उसने स्टेटमेंट दी है। अब जो ए पर्सन था उसको और उसके जितने भी उससे रिलेटेड जितने पर्सन लगेंगे जो डाउटफुल है उन सबको कोर्ट में बुलाया जाएगा। अब कोर्ट में बुलाने के बाद सी पर्सन को बोला जाएगा बच्ची को कि आप पहचान लोगे कि हाँ इनमें से कोई ऐसा पर्सन था जिसने कि उसके ऊपर तेल डाला था। तो वो बच्ची बता सकती है कि यहाँ पे जो ए पर्सन आया था उसके किस तरीके से बाल रखे हुए थे, किस तरीके के कपड़े थे, या फिर वो बिहेव में कैसा दिख रहा था, हाइट में कैसा हो सकता है। तो इस तरीके की जो भी उसको स्टेटमेंट दी जाएगी उसके रिगार्डिंग वो यहाँ पे देखेगा। मतलब कई बार हो जाता है ना कि किसी पर्सन के 6 उंगली हो तो प्रॉपरली इस बच्ची ने उसके हाथ के ऊपर देख लिया हो कि हाँ इसकी 6 उंगली है। तो इस तरीके के जितने आदमी थे सबको बुला लेंगे और उनमें से जिस पर्सन की आइडेंटिफाई ये बच्ची कर देगी उसी को एक्यूज फाइनल है जो मान लिया जाएगा। तो ये उसके पर्सन को आइडेंटिफाई करने की बात आ जाती है। अब इसके अंदर एक आपका केस आता है दूधनाथ पांडे का, दूधनाथ पांडे वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। इस केस के अंदर क्या होता है कि मतलब एक ए पर्सन, ये आपका बंदा है जो कि पार्क के अंदर हमेशा जाता है किसी एरिया में। अब ये पार्क में डेली जाता है तो वो क्या करता है कि वाइट कलर का जैसे वो हेलमेट लेके जा रहा है, मान के चल रहा हूँ सपोज दैट कि यहाँ पे वो डेली वाइट कलर का ही हेलमेट लेके जाता है और वाइट स्कूटर उसके पास होता है। अब ये चीज़ें नोटिस करते हैं वहाँ पे पार्क आने वाले रोज़ के बंदे, डेली जो भी बंदे आ रहे हैं वो इसको देखते हैं कि हाँ वाइट कलर का हेलमेट तो एक ही पर्सन लेके आ रहे हैं। अब एक दिन किसी बच्ची को वो पर्सन क्या कर लेता है, किडनैप करके भाग गया किसी बच्ची को जो कि यहाँ पे रहती थी पार्क के पास में। अब जब वो भाग गया तो पीछे से वो जो हेलमेट था ना उसका वो पार्क के अंदर ही रह गया। अब लोगों से स्टेटमेंट मांगी जाएगी कि यहाँ पे क्या
किसी पर्सन को आपने डेली बेसिस पे देखा है क्या कि जो कि डेली आता हो इस तरीके की और जो लगता हो कि जिस पे शक लगता हो, तो ये स्टेटमेंट देते कि एक ऐसा ही एक आदमी आता है जो कि डेली यहाँ पे आता है और वो वाइट कलर का हेलमेट ही लेके आता है और वाइट कलर का हेलमेट यहाँ पे रह गया, उसके अंदर हो सकता था कोई एक बाल था वो रह गया था। अब उसका बाल का सैंपल लिया और जो दूधनाथ पांडे पर्सन है उसका सैंपल लेके यहाँ पे मैचिंग करी गई तो वो उसी का मिला। तो जो उस पर्सन की आइडेंटिफिकेशन हो रही है थ्रू द थिंग्स, चीज़ को पहचान के बंदे को पहचाना जा सकता है। एक चीज़ ये आ रही है, उसके अंदर दूसरी आपकी चीज़ आती है वॉइस के रिगार्डिंग कि आवाज़ के थ्रू भी कई बार हो जाता है, मतलब किसी स्पेशल पर्सन की आवाज़ हम हमेशा पहचान लेते हैं कि ये तो वही आदमी है। फ़ोन पे नहीं होता कि मतलब कई बार फ़ोन किसी को कर रहे हैं तो फ़ोन के ऊपर किसी और ने फ़ोन उठा लिया तो उठाते हैं बोल देंगे कि ये तो वो पर्सन नहीं बोल रहा है, जिससे मैंने बात करनी है वही पर्सन आप बात करवा दो। तो इस तरीके की चीज़ें आपकी आ जाती है वॉइस आइडेंटिफिकेशन में। थिंग्स के रिगार्डिंग जैसे मिस्टर बीन आपने देखा होगा, मिस्टर बीन के अंदर क्या करता है कि वो मिस्टर बीन आपका एक स्टैचू के साइड अपना खुद का मतलब कि फेस करके यहाँ पे फ़ोटो खिंचवाने की ट्राई करता है, जहाँ पे ये उसने कोई चीज़ रखी उस पर अपना कैमरा रख दिया खुद ही फ़ोटो के लिए। तो कोई और थर्ड पर्सन आ जाता है वहाँ पे, उस वो खुद ही बोल देता है कि मैं फ़ोटो खींच देता हूँ आपकी। तो यहाँ पे ये मिस्टर बीन साहब खड़े हैं, तो ये जो पर्सन है वो उसको बोलता है मिस्टर बीन को कि आप उसकी साइड फेस कर लो ताकि मैं आपको एक बैक फ़ोटो खींच दूंगा। जब ये पीछे मुंह करता है मतलब उस स्टैचू की साइड से, तो इतने में ये बंदा आपका कैमरा लेके भाग जाता है। तो मिस्टर बीन उनके पीछे भाग रहे हैं। अब क्या करेंगे कि पीछे पीछे भागते भागते जैसे आपके पौधे के लिए नहीं होते कि पार्क में जितने पौधे लगे उनके ऊपर आपकी जाली वगैरह लगी रहती है, वो जाली लेके इस पर्सन के ऊपर डाल देते हैं और चाकू लेके उसको मारता है। तो वो आ की कुछ आवाज़ करता है बीच में कि उसको जैसे ही मतलब कि चाकू लगेगा एक स्पेशल टाइप की यहाँ पे आवाज़ निकल रही है उस पर्सन की। तो जब उसने एफआईआर करवाएगा वो मिस्टर बीन, उसके बाद देखते हैं सब पर्सन को बुलाया गया जिनके ऊपर जाली डली हुई है। उसके बाद वो क्या कर रहा है कि चीज़ तो उसको मिल गई थी, शायद हो सकता था कि चीज़ मिली नहीं मिली उसको छोड़ दो, वो मुद्दा नहीं है। बात हो रही है वॉइस के थ्रू उस पर्सन को पहचानने की। अब वो क्या करेगा, हर एक पर्सन को जो जाली में से था ना उनको सबको चाकू मार के देखता है, तो हर एक की आवाज़ वो देखता है कि हाँ इसकी आवाज़ वो वाली नहीं है। तो लास्ट में एक बंदा मिलता है यही सेम जो कैमरा लेके भागा था, उसके ऊपर जो चाकू उसने मारा एक बार तो वही सेम तरीके की उसको आवाज़ लगी, फिर उसने 2 3 4 5 बार वो पंचा आपका करके देखता है कि ये वही पर्सन है, तो वो बाद में उसको पहचान लेता है वॉइस के थ्रू। या मिस्टर बीन का अगर टीआईपी सीन यूट्यूब पे सर्च करोगे तो भी मिल जाएगा आपको। तो वही सेम आपकी चीज़ इसके अंदर आ रही है कि वॉइस के थ्रू उसकी आपने आइडेंटिफिकेशन है जो कर ली है, तो वो आपकी सेम इसके अंदर चीज़ बताता है। अब बात आती है टीआईपी की वैल्यू कैसी रहेगी, एविडेंशियरी वैल्यू टीआईपी की क्या है। क्या टीआईपी को यहाँ पे आपका एक कंक्लूसिव पीस ऑफ एविडेंस माना जाएगा या नहीं मानेंगे। तो इसकी बात, इसका आंसर आपका आ जाता है सीधा सा सिंपल सी बात है कि कोरोबोरेटिव वैल्यू रहेगी। कोरोबोरेटिव वैल्यू क्या रहती है, कोरोबोरेटिव रहता है कि एविडेंस आपका इस तरीके का जो कि हेल्पफुल हो। हेल्पफुल किस चीज़ में, एविडेंस आपका ऐसा जो कि उस केस को डिसाइड करने में आपका हेल्पफुल है, तो वो आपका यहाँ पे बोला जाएगा कि ये आपका कोरोबोरेटिव वैल्यू का एविडेंस है। तो ये आपके इसके अंदर एग्जाम्पल भी हो गए। इसके अंदर आपका एक और केस भी आता है जादूनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का, जिसके अंदर आपका एवरी केस के अंदर आपकी ये मैंडेटरी प्रोसीडिंग नहीं है। मतलब हर केस के अंदर ये नहीं बोला जा सकता कि मतलब टीआईपी अगर नहीं करवाई गई तो आपका केस जो है वो कमज़ोर पड़ जाएगा या फिर इस तरीके की वैल्यू नहीं रखेगा, उस तरीके से आप उस केस को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे या फिर डिसाइड नहीं हो पाएगा। तो ये आपका एक मैंडेटरी चीज़ नहीं है। लेकिन कुछ केसेस के अंदर आपका ज़रूरी हो जाता है, जैसे मतलब कि मिस्टर बीन वाला था, कुछ अदर केसेस के अंदर आपके हो जाएंगे ज़रूरी। अगर जब मतलब मान के चलिए कि टीआईपी हुआ और आप अगर उसको पहचान नहीं पा रहे तो उस तरीके के केसेस के अंदर यहाँ पे दोबारा से फिर उसके आप प्रॉपरली केस को फर्दर मोर चलाते जाओगे। और जब आप कोर्ट में एज ए विटनेस आए और किसी भी पर्सन के लिए आपने क्या कर रहे हैं कि बोल रहे हैं कि हाँ यही पर्सन था जिसने ये चोरी करी थी, तो इस तरीके का केस आपका जादूनाथ के केस में हुआ था। उसके बाद आपका मैंने जैसे आपको बता दिया था कि दूधनाथ पांडे के अंदर क्या हुआ था कि थिंग्स की भी पहचान कराई जा सकती है। अब उसके रिगार्डिंग आपकी आती है कि कुछ जगह पे आइडेंटिफिकेशन परेड हो रही है किसी राइटिंग के रिगार्डिंग कि ये आपकी उसी पर्सन की राइटिंग है, मैं पहचान सकता हूँ कि ये राइटिंग किसकी है। तो उसके एविडेंस लिए जाएंगे, या तो किसी एक्सपर्ट को बुलाओगे या फिर किसी थर्ड पर्सन को बुलाओगे जो कि आपका एक्सपर्ट ना हो। तो ये जो एक्सपर्ट की बात करेगा तो सेक्शन 45 में चले जाओगे। और जब आप हैंडराइटिंग की बात करते हो कि हैंडराइटिंग पहचाननी है और एक्सपर्ट के अलावा ऐसा कोई भी पर्सन जो कि उसकी हैंडराइटिंग से एक्वेंटेड हो, मतलब आप अपने घर में सब बच्चों की या फिर क्लास में किसी आपके फ्रेंड की राइटिंग को आप पहचान सकते हो, तो आपके ओपिनियन लिए जाएंगे कि हाँ यहाँ पे एक्सपर्ट के रिगार्डिंग आप थर्ड पर्सन हो तो उसकी राइटिंग के रिगार्डिंग आपकी भी ओपिनियन है जो लिए जा सकते हैं। तो ये आपके अलग सेक्शन के अंदर फॉल करेंगे। उसके बाद आपके लास्ट में आपके 2 पॉइंट रहते हैं, जिसके अंदर पहला बात करता है कि टाइम
और प्लेस को जहाँ पे बताया गया हो। अब टाइम प्लेस जैसे कि दिल्ली में मर्डर हुआ है, आप उस दिन कहाँ पे थे, कोलकाता में थे, तो इस बात की आप एविडेंस दे सकते हो कि जिस टाइम पे 3 बजे उसका मर्डर हुआ था उस टाइम पे मैं कलकत्ता में अपनी किसी मीटिंग के अंदर था, और उसकी कैमरा रिकॉर्डिंग भी आप उसको शो कर देते हो साथ में, कैमरा रिकॉर्डिंग भी दिखाई है उसी टाइम की, और साथ में ही आप क्या कर रहे हो कि उसके रिगार्डिंग आपने कुछ ऐसी चीज़ शो कर दी, मतलब उसके जो मीटिंग में अदर पर्सन थे उनकी स्टेटमेंट यहाँ पे इसके अंदर आपने प्रूव करवा दी कि ये बंदे मेरे साथ ही था ये, और इसने मर्डर है जो नहीं कर रखा। तो इसके रिगार्डिंग आपकी टाइम और प्लेस, टाइम मतलब 3 बजे कहाँ पे थे, और प्लेस आपका दिल्ली में, मैं वहाँ पे नहीं था, तो इसको बोलते हैं आपकी एलिबाई, ALIBI। सेक्शन 11 आएगा, डिटेल में उसको डिस्कस करेंगे, मतलब कि ऐसा कोई भी फैक्ट जो कि आपका यहाँ पे प्रूव होता हो कि मैं उस जगह पे नहीं था और उस टाइम पे नहीं था, तो दोनों की रिगार्डिंग दी गई स्टेटमेंट आपकी रेलेवेंट हो जाएगी सेक्शन 9 के अंदर भी। उसके बाद लास्ट आपका आ जाता है कि पार्टीज़ के रिलेशन को शो करने वाले फैक्ट्स। अब हो सकता है कि मतलब A और B पर्सन, दो मान के चल रहा हूँ यहाँ पे, B गर्लफ्रेंड है A की और ये दोनों शादी में जा रहे हैं। अब शादी में सबके सामने इस तरीके से शो कर रहे हैं कि हमारी शादी हो चुकी है और हम मैरिड कपल है, ये आपकी भाभी है, मतलब A जाके किसी C पर्सन को बोले कि मेरी वाइफ है, अपनी भाभी से मिलो, तो इसकी जो स्टेटमेंट होगी ये बाद में इस बात के एविडेंस दे सकता है कि इन दोनों ने ऐसा कंडक्ट किया था वहाँ से कि जिससे ऐसा शो होता हो कि इनका रिलेशन क्या है। तो इस तरीके की बात यहाँ पे करी गई है सेक्शन 50 में भी और सेक्शन 32 के क्लॉज 5 के अंदर भी। तो ये आपके 5 पॉइंट हो गए जिसको मैंने अलग अलग पॉइंट को विद केस लॉ और प्रॉपर एक्सप्लेनेशन सेक्शन 9 मैंने यहाँ पे कवर करवा दिया। अब अगर इसके अंदर फिर भी आपको कोई क्वेरी लग रही है या फिर कोई भी क्वेश्चन आपको लगे तो मेरे को कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं, मैं इसको आपको दोबारा से रिकॉर्डिंग करके, मतलब अलग से वीडियो बना के उसके ऊपर आपको दोबारा से समझा दूंगा। असल में मेरा जहाँ तक होप है मेरे को ये प्रॉपरली आपको समझ आ गई होगी। तो अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो आप मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें, और वीडियो को शेयर कर दिया करो यार, ताकि अदर जो आपके भाई बंधु वो भी उसको उसी लेवल पे जाके तैयारी कर सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।